हेलो डी स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने जाना था कि कार्बन क्यों अपने में एक यूनिक एलिमेंट है, साथ साथ हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कार्बन में दो प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एक चतुसंयोजकता और दूसरा श्रृंखलन, जिसकी वजह से कार्बन में एक अद्वितीय क्षमता होती है बहुत से यौगिक बनाने की। ये कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रकृति से प्राप्त किए जाते थे और ऐसा माना जाता था कि इनको बनाने के लिए एक जीव शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन 1828 में सबसे पहले बोहलर ने यूरिया का निर्माण किया था प्रयोगशाला में, जिससे ये पता चला कि इनको हम जो है वो लेबोरेटरी में या इनको हम संश्लेषित आसानी से कर सकते हैं। तो कार्बन प्रकृति में अगर हम देखें तो कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये लगभग 10 लाख से भी अधिक है। इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, अन्य तत्व हो सकते हैं, लेकिन ये तत्व मुख्य रूप से जब होंगे जब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके कोई जो हमारा यौगिक बना होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो आप यहाँ पे मेरे को बताओगे जो आप जानते हो हाइड्रोकार्बन के कुछ एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, तो आपने ये बताना है कि हाइड्रोकार्बन कौन कौन से ऐसे हाइड्रोकार्बन है या कौन से ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम दो भागों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एक संतृप्त कार्बन यौगिक और दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या हुए? कार्बन परमाणु के बीच केवल एक अबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। जहां पे कार्बन और कार्बन के भी, देखो कार्बन की चतुसंयोजकता है, वो 4 अबंध बना सकता है। जब कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल अबंध होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो कौन सा कार्बनिक यौगिक है? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन होते हैं? द्वि अथवा त्रि अबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके भी जहां कार्बन और कार्बन आपस में द्वि या त्रि, जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हो, तो उनको हम संतृप्त नहीं कहेंगे। उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है। आगे जब हम इनका जो अपन नामकरण पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड क्या हुए? जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है या उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या हुए? ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें द्वि अथवा त्रि अबंध जो है वो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इनको डिटेल से अब हम देखते हैं। तो इसको एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन सबसे पहले कितने पार्ट हैं इसके? एक आगे हमारा संतृप्त और दूसरा आगे हमारा असंतृप्त। तो संतृप्त में हमने क्या पढ़ा कि कार्बन परमाणु के बीच एकल अबंध होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि संतृप्त में क्या होगा? कार्बन परमाणु के बीच एकल अबंध होगा। नीचे आप देख सकते हैं C और C दोनों के बीच में कौन सा अबंध रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा, एकल अबंध रहेगा। उदाहरण क्या रहेगा इसका? एल्केन। और जब भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको जब एल्केन की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे, और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा जो आवाज आएगी वो किसकी आएगी? लास्ट में एन की। ठीक है, उसके बाद अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूं तो उसमें क्या आएंगे? कार्बन परमाणु के बीच द्वि अबंध या त्रि अबंध। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड
C और एक तरफ आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, जब आप देखो असंतृप्त जो वो या तो द्विअबंध हो सकता है या त्रिअबंध हो सकता है। अगर उनके बीच डबल बॉन्ड है, द्विअबंध है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, एल्केन से एल्कीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आवाज़ किसकी आएगी, ईन की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ का जो कार्बन का जो हमारे जो परमाणु होंगे उनकी जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए इनका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ये इनका जनरल फार्मूला है। आगे कैसे इनको हम लिखते हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद अगर त्रिअबंध की बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, त्रिअबंध होगा। अब इनको हम क्या बोलेंगे, अल्काइन। ठीक है, CnH2n-2 इसका क्या रहेगा, जनरल फार्मूला। तो एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ठीक है, इसके साथ देखो यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम इनकी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, अगर किसी आपको यहाँ पे यौगिक दिखता है जिसमें कार्बन सिर्फ एक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पहला जो हमारा वर्ड रहेगा वो होगा मिथ। ठीक है, अगर उसकी C2 है, 2 कार्बन की मात्रा 2 है, तो उसको हम बोलते हैं एथ। अगर कार्बन 3 है तो उसको हम बोलते हैं प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो उसको हम बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो हम उसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेक्स। और अगर 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यहाँ तक जो है वो ये मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं 9 तक, और 11 के लिए भी यहाँ पे बोला है उसको अनडेक और डी डेक। ये तो मतलब क्या है, ये इसको आप, ये है चेन, कार्बन की चेन, और उसको वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला अक्षर जो रहेगा इसमें, ठीक है, वो रहेगा, अगर कार्बन एक है तो मिथ, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या बन जाएगा फिर, मीथेन। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो कार्बन की चेन होगी एक यौगिक में, उसके आधार पे हम जो है वो इसको क्या लगाते हैं, जो हमारा वर्ड रूट होता है उसका यूज होता है। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। एक कार्बन रहेगा तो मिथ, उसके बाद 2 एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन। यहाँ तक अगर आप यहाँ पे तक भी इसको आप जो है वो लर्न करते हैं, तो इसमें हमें आगे जब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम कार्बन यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं, उसमें हमारी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनको आपने जरूर लिख लेना है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो बहुत देखो, इसको हम डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ पे देखो ये कैसे बनता है। यहाँ पे देखो कार्बन के 2 हैं, C2 और H6। तो C2 के लिए अगर हम देखें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचना सूत्र कैसे बना सकते हैं, तो अब देखो कार्बन और कार्बन इनके बीच में सिंगल बंध बन गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 6। तो कार्बन और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एक कार्बन और कार्बन के बीच में बंध बन गया। अब बचे एक कार्बन के पास 3, दूसरे के पास भी 3। एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अबंध बना लिए और दूसरे ने भी क्या बना लिए, 3 अन्य हाइड्रोजन के साथ अबंध बना लिए। तो हमारे पास क्या बन गया, C2H6। और ये अगर इसका नाम हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम ये जो हमारी श्रृंखलाएं या शाखाएं होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं और उनका कैसे हम नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन का नाम, मीथेन। अब इसका आणविक सूत्र क्या है, CH4। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, कार्बन एन की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे पर सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात क्या है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 है। क्यों, क्योंकि कार्बन की चतुसंयोजकता है और कार्बन अकेला है, तो कार्बन 4 जो है वो हमारे हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है, अबंध बना रहा है। उसी तरह से अब इथेन में देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 6, कार्बन कितने हो गए, 2। तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल अबंध आ गया, तो एक अबंध कार्बन और कार्बन आपस में बना रहे हैं, और 3 हाइड्रोजन के साथ जो है वो कार्बन ये बना रहे हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, इथेन। इसको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। खुद जब हम इसको बनाएंगे
तब हम इसको ज़्यादा जो है वो आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे ही कार्बन जो है वो C2H6 हो गया तो एक बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में रहेगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये रहेगा। ठीक है, तो इससे इसका जो है वो इथेन ये कहलाएगा। उसके बाद अगर प्रोपेन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो सूत्र क्या है, C3H8। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है वो सिंगल बंध से जुड़े हैं। सिर्फ करना क्या होता है, कार्बन 3 है तो कार्बन और कार्बन के बीच में अपने बॉन्ड बना दिए। आपने हमेशा यही याद रखना है कि हर एक कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हर एक कार्बन कितने अबंध बना रहा होना चाहिए, 4। उसकी चतुसंयोजकता को हमने क्या करना है, उसको सेटिस्फाइड करना है। ये हमारा मेन मकसद रहता है जब हम इनके फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जो है वो प्रोपीन होता तो एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में कहीं भी आप क्या लगा सकते थे, डबल बॉन्ड लगा सकते थे। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन की संख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ऐसे हम ब्यूटेन का फॉर्मूला देखें, C4H10। इसी को भी हम जो अब इसका अगर हम संरचना बनाना चाहें, इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो C4 4 कार्बन रहेंगे और इनके साथ हम क्या कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 10। और इसी तरह से पेंटेन C5H12। थैंक यू।